मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आगे आऊंगा, लेकिन इस समय मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़े हैं। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कॉल लेना बहुत जरूरी है। समीत, क्या करें, इस साल की शुरुआत से ही बड़ा डर लगने लगा है। क्या करना चाहिए निफ्टी में इस समय? कितना डाउनसाइड रिस्क है? प्रीवियस लो 78, 75, 40 के आसपास के थे, क्या उसको टेस्ट करने की तैयारी है? समीत, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, शक्तिकांता दास इस समय बोलते हुए क्विकली वहां पे चलते हैं। Is uncertainty. These are uncertain times and volatility is the new normal in a global economy. China seems to be moving towards a market-linked pricing of the yuan, more so after the IMF has accepted yuan as a reserve currency. So far as India is concerned, we are well cushioned. India is well cushioned. The resilience of our economy is inherent in our economy. We have the inherent resilience. We are well cushioned. India continues to be one of the fastest growing economies, a fact which has been reiterated yesterday by the World Bank. So just to sum up, these are uncertain times, which is the new normal, and India is well cushioned. Thank you. शक्तिकांत दास साहब बोलते हुए, अनसर्टेन टाइम्स हैं, वोलेटिलिटी, अस्थिरता देखने को मिलेगी। चाइना जो मार्केट लिंक अपना युआन को कर रहा है, जब से आपको याद होगा आईएमएफ ने रिजर्व करेंसी के तौर पे युआन को इंक्लूड कर लिया था, तो अब वो तो ये डिवैल्यूएशन शायद कुछ हद तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या कहा उन्होंने? भारत वेल कुशन्ड है, हम लोग एज एन इकोनॉमी रेजिलिएंट हैं, बहुत ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिलेगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो दिक्कतें शायद नहीं होंगी, झेल लेंगे हम। तो ये सब इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स। लेकिन चलिए, समीत चौहान से मैं सवाल पूछ रहा था, वो सवाल कंटिन्यू करना चाहूंगा। समीत, निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक, क्या करें, क्या होगा? देखिए आशीष, निफ्टी की अगर बात करें तो कल तक ऐसे लग रहा था कि अराउंड 7700 7720 एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी को। कहीं ना कहीं हम वहाँ पे स्टेबलाइज हो सकते हैं, बट जैसे ग्लोबल कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते आज हमने गैप डाउन ओपनिंग सीधा 7700 के नीचे देखा, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट गैप से तोड़ा हुआ है। तो आज का जो हाई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। 7675 का हाई बना है, तो अगर ट्रेडर्स चाहते हैं तो ये लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। आज के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर आज का हाई टूटता है तो वो गैप फील हो सकता है। और जैसे मोमेंटम आ रहा है, स्पेशली हम अगर क्यूज ले तो बैंकिंग इंडेक्स से बैंक निफ्टी ने 16200 का मेजर सपोर्ट तोड़ा है, तो ये मोमेंटम और नीचे की तरफ थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 75 60 75 50 के जो निफ्टी के लेवल है वो रिटेस्ट हो सकता है, बट वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करनी चाहिए। निफ्टी में आज के हाई के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज का हाई 76 75 के आसपास का है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं, बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए इस मार्केट में। लेकिन चलिए, यहाँ समीत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे बातचीत भी होगी, लेकिन ब्रेक के बाद डिम्पी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि चाइना से लेकर कुछ सीरियस कंसर्न्स कुछ इंडस्ट्रीज को हैं। क्या दिक्कतें हैं, डिम्पी से समझेंगे डिटेल में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। मैंने कहा था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि चाइना दिक्कत की बात है। टाटा मोटर्स और उसका डीवीआर आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। फिर से एक बार दबाव, 3-3.5% की कमजोरी। तमाम मेटल्स प्रेशर में, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सेल 3 से 3.5-4% का दबाव। तमाम पेपर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो चीन से डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, या फिर मेटल्स या पेपर हुआ जहां पे डंपिंग को लेकर बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। ऐसी डंपिंग को लेकर इश्यूज टायर स्टॉक्स में, तो अपोलो टायर्स, जेके टायर, सीएट, एमआरएफ 1 से 4% की कमजोरी के साथ ये तमाम स्टॉक्स कामकाज करते हुए। और एक और डंपिंग का इश्यू टाइल के साथ है, जो एचएसआईएल, नेटको टाइल, सोमानी सिरामिक्स 2 से 3% का दबाव दिखाते हुए। लेकिन चीन की चिंता ने भारत की इंडस्ट्री की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्टील और पेपर इंडस्ट्री चीन से परेशान है। क्या परेशानी है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, पहले तो ये बताइए कि स्टील कंपनियों को चीन से क्या दिक्कतें हैं? असल में ये कहें तो स्टील कंपनी को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है चाइना से। वो इस वजह से क्योंकि भारत एक उनके लिए एक डंपिंग यार्ड बन चुका है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई। आपको अगर आंकड़े रखेंगे आपके सामने तो आप भी लगेगा कि हाँ, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टील कंपनीज काफ़ी मुश्किल में हैं। अगर आप स्टील के हिसाब से देखेंगे तो न केवल चीन से बल्कि जापान से और इसके अलावा कोरिया से भी काफ़ी ज़्यादा डंपिंग होती है। और FY14 में जो स्टील का इम्पोर्ट था, यानी कि चीन से भारत में इम्पोर्ट आया
स्टील आया वो सिर्फ 71% था। एक साल में 3 गुना हो गया, 250% से ज्यादा हो गया, क्योंकि चीन की अपनी मांग कम होगी, उसने जो भी स्टील बना रहा था वो इंडिया में डंप करना शुरू कर दिया, इसलिए आप देखेंगे 3 गुना तक बढ़ गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चीन की जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है 50% से ज्यादा है, जबकि कोरिया, अमेरिका और थाईलैंड से स्टील जो आता है वो सिर्फ 10% के एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ आता है। इसके बावजूद इतना सस्ता स्टील है कि उसके अंदर डंपिंग भारत के अंदर बढ़ ही रही है। ओके, तो दोहरी मार, डिमांड पिकअप होने नहीं और सीरियस डंपिंग झेल रही है इंडस्ट्री। क्या सिमिलर सिनेरियो पेपर इंडस्ट्री के साथ भी है, क्योंकि वो भी चीन से खासी परेशान है डिम्पी? पेपर के साथ डंपिंग का तो है ही मैटर, लेकिन उनके साथ कॉस्टिंग का मैटर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की अपनी पेपर इंडस्ट्रीज की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है बनस्पत इसके जो इंपोर्टेड पेपर इंडिया में आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि इंडियन जो पेपर इंडस्ट्री है उनको भी अपने प्रेशर में दाम घटाने पड़ रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन हिट हो रहे हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट काफ़ी हद तक खराब हो रही है। ज़्यादातर आप पेपर इंडस्ट्रीज का डेट देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में डेट काफ़ी हद तक बढ़ा है। 40,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जिसका मानना है कि इसको यहाँ पे इम्पोर्ट थोड़ा एंटी डंपिंग ड्यूटी होनी चाहिए। और पिछले 3 साल में जो हमने आंकड़ा निकाला वो इंपोर्टेड जो पेपर इंडिया में आ रहा है 21% की दर से बढ़ रहा है। ओके समीत, 2 स्टॉक्स आपसे लेना चाहूंगा जो चाइना के इंपैक्ट है, क्विकली अगर बता सकें, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। सर देखिए आशीष, टाटा मोटर्स को 400 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहीं से उसने 4 दिन में अच्छा खासा फॉल देखा है। 360 का उसका अब एक इमीडिएट सपोर्ट था, आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सीधा ये 360 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये वीकनेस और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, बट मेरे ख्याल से अगर आप ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो अराउंड 340 से लेके 335 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर कोई ब्रॉडर व्यू से अगर देखना चाहता है तो वहां पे एक बार कोई रिवर्सल साइन पे बाइंग पोजीशन बन सकती है। समीत, अगले स्टॉक पे मैं आपसे डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद समीत तो हमारे साथ बने रहेंगे। अभी के बाजार में क्या हो, एफएनओ में स्ट्रैटेजी, आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समीत के साथ साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट अमित हरचेकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 25,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी सेंसेक्स ने अभी देखिए तोड़ दिया है। डेज लो पर कारोबार हो रहा है और अब सबकी नजर है 7,600 के स्तर पर, ये भी टूटेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से प्रेशर है, और आप देखिए 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 9 गिरने वाले शेयर, ये है एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो बेहद कमजोर है और पिछले कई दिनों में इतना बड़ा कमजोरी हमने नहीं देखी है। आप देखिए 3 दिन में से 2 दिन चाइना के मार्केट्स को गिरावट के बाद अपना कारोबार रोकना पड़ा। यही टेंशन की बात है जिसके चलते पूरा का पूरा एशियाई बाजार प्रेशर में। हांगकांग के मार्केट्स देखिए, जापान के मार्केट्स देखिए, दूसरे मार्केट्स देखिए। शंघाई तो अब देखना होगा कल किस तरह से खुलता है। इस समय वहां पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और देखेंगे वहां पर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इस बैठक के आउटकम का इंतजार सबको है, क्योंकि 3 दिन में अगर 2 बार मार्केट को बंद करना पड़े तो ये दिक्कत की बात जरूर होगी। जी हाँ, 7.32% का जब वहां पर सर्किट लगा, दूसरी बार खुलते ही तब उसको बंद कर दिया गया। हांगकांग के मार्केट्स में भी चाइना के कुछ शेयर्स होते हैं, वहां पर बिकवाली होती हुई दिख रही है, इसलिए आप देखिए 500 पॉइंट की बिकवाली है। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? बायर्स बिल्कुल गायब हैं, इस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि यहां पर अभी भी शॉर्ट के मौके हैं या फिर आपने अगर जो सुबह सुबह शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी उनको कवर कर लेना चाहिए। हमारे साथ अमित हरचेकर अब जुड़ चुके हैं, समित चौहान बने हुए थे। आप दोनों का ही स्वागत है। अमित, अगर किसी ने सुबह सुबह शॉर्ट किया था गैप डाउन ओपनिंग में, तो अब भी वो मुनाफे पे हैं, मुनाफा वसूल लें या दिन के दौरान और नीचे आएगा बाजार? देखिए, मार्केट इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको, मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपकी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस है तो यहाँ पे काट लें। जो नेक्स्ट लेग ऑफ शॉर्ट पोजीशंस है उस पर आपको आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी 7610 के नीचे सस्टेन करता है स्पॉट में और 7620 फ्यूचर्स में, तो उसके बाद एक 50-60 पॉइंट्स का पैनिक सेलिंग मार्केट में आ सकता है। बट हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि निफ्टी 7500 के नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट है तो काट लो, लेकिन न्यू शॉर्ट आपको 7610 के नीचे ही इनिशिएट करना चाहिए। चलिए, 7610 के नीचे ही नए शॉर्ट्स इनिशिएट करने चाहिए। अगर आपने पहले से शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो अब यहाँ पर एक बार उनको जरूर काट लेना चाहिए। हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें फोन करिए 180020097890 पर, आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। और अब पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं मनीष वर्मा जी, पुणे से इन्होंने हमें फोन किया है। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
मैंने एक लॉट टाटा कम्युनिकेशन का लिया है। कल बाय किया था मैंने 446 के रेट में। कल इसका न्यूज आया था जी हाँ। तो मैंने इस कारण से इसमें बाय पोजीशन बनाया था, बट ये गैप डाउन के कारण में अभी लॉस में दिख रहा है। हाँ, कल अच्छी रैली भी इसमें देखने को मिली थी। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एग्रेसिव टारगेट सुझाए थे इस शेयर के लिए और एसेट्स को बेचने की बात उस रिपोर्ट में की गई थी। पहले भी काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर बुलिश रह चुके हैं, लेकिन आज क्या करें, ट्रेडिंग की रणनीति थी इनकी समेत, आज थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। क्या सलाह देंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे? देखिए, कल ड्यूरिंग द डे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। इसके रेजिस्टेंस से 444 445 के आसपास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, वहां से इसने इंट्राडे बेसिस पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया था। बट ड्यूरिंग द फैग एंड लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में इसमें हाई लेवल से अच्छा खासा सेलिंग देखा है, तो वो एक इंडिकेशन था कि कोई ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो वहां पे एट द क्लोजिंग वो एग्जिट करना चाहिए था। अभी अनफॉर्चुनेटली ये और नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पे अभी 425 के आसपास एक सपोर्ट देख रहे हैं। अगर वो लेवल कन्विंसिंगली ब्रीच होता है तो ये स्टॉक में और करेक्शन गहरा सकता है। सो मेरे ख्याल से 425 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये जब भी ये स्टॉक 445 के ऊपर क्लोज देगा तभी इसमें बने रहने की सलाह होगी, अदरवाइज हाई लेवल पे इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। चलिए, जो समिट लेवल्स बता रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखिए, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, खासतौर पर आज के मार्केट में जहां पर काफ़ी तेज प्रेशर बना हुआ है। हमारे साथ अब वनीता जुड़ चुकी हैं। वनीता जी, पुणे से फ़ोन कर रही हैं आप? हाँ सर, पुणे से कर रहे हैं। बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मुझे ये जानना था कि आज के दिन में फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अच्छा, आप इससे पहले भी ट्रेड करती हैं मार्केट में? आप नहीं सर, मैं पहले करती थी, अभी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से आप ट्रेड करने की शुरुआत कर रही हैं और एफएनओ में एक ट्रेड लेना चाहती हैं। इंट्राडे के लिहाज से आप लेना चाहती हैं या पोजिशनल व्यू है आपका? हेलो, इंट्राडे के लिहाज से काम करना चाहती हैं या पोजिशनल व्यू लेना चाहती हैं? सर, इंट्राडे पे काम करूंगी मैं। इंट्राडे का नजरिया है, एफएनओ का कौन सा शेयर इंट्राडे के लिहाज से लॉन्ग या शॉर्ट साइड का आइडिया जानना चाहते हैं? बताइए अमित, क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरे राय से जो सबसे वीकेस्ट है इस मार्केट में वो पीएसयू बैंक्स है, और इस कारण से आप अभी भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक ऑलरेडी 130 के पास है। तो इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस 132.5 बनेगा। अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो 138 का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट अराउंड 125 से 120 तक ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है। ओके, तो ओबीसी ये वो स्टॉक है जहां पर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। अब हमारे साथ भुज से हैदर जी जुड़ चुके हैं। बताइए हैदर साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं सेल बाय करा है 50.8 पे जी, और मारुति बाय करा है 4650 पे। तो मेरे को क्या करना चाहिए, अब रुकना चाहिए या? और ये पोजीशन आपने एफएनओ में बनाई है? जी, एफएनओ में। एफएनओ में आपने ये पोजीशन बनाई है। मारुति 4650 पर इन्होंने खरीदारी करी है और देखते हैं आज मारुति का भाव कैसा चल रहा है। सुबह मैंने देखा था काफ़ी दबाव के साथ मारुति भी ट्रेड कर रहा था, दूसरे ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी प्रेशर देखने को मिल रहा था, और आप देखिए इनके भाव से ये काफ़ी नीचे है। और सेल का भाव भी देखिए अब आपकी स्क्रीन पर 50 रुपये 80 पैसे पर उन्होंने खरीदा था, ये भी नीचे खिसक गया है। बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। अमित, बताइए दोनों पर क्या राय है आपकी? देखिए, मारुति का जो स्ट्रक्चर है काफी नेगेटिव है। 3 महीने से स्टॉक राइजिंग वेज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है स्टॉक में मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं। हम उम्मीद करें कि मारुति का स्टॉक अराउंड 3800 टू 3900 तक भी जा सकता है, तो अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशन काट ले, कोई पुल बैक के साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेल में डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि 42 टू 43 तक स्टॉक नीचे जाके स्टेबलाइज करे, क्योंकि इन्होंने डेरिवेटिव्स में लिया है। मेरी सलाह होगी इसमें से भी आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। चलिए, लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको इस समय दे रहे हैं। अशोक शाह साहब ने मुंबई से हमें फोन किया है। बताइए अशोक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार हेमंत। नमस्कार सर। सर, मैंने एसकेएस माइक्रो 520 रुपये में जनवरी वायदा का शॉर्ट किया है एक लॉट। ओके। और एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय किया है 87 में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपने बाय किया है, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस शॉर्ट किया है। देखते हैं इस समय क्या भाव चल रहा है, खासतौर पर एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का लाने की कोशिश करेंगे उसे। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस आज किस तरह से ट्रेड कर रहा है? जी हाँ, 517 का भाव है, इन्होंने 520 पर शॉर्ट किया है। इनको इस पोजीशन पर थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है। अमित, बने रहें इस मुनाफे पर या फिर वसूल लें, क्या राय है आपकी?
देखिए मेरे राय से ये है कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में जो पुल बैक है उसमें पॉसिबिलिटी था अराउंड 535 तक एक्सटेंड हो, क्योंकि इनको थोड़ा सा मुनाफा ऑलरेडी मिल रहा है, यहाँ पे निकल जाए। 530 टू 535 एक जोन है जहाँ से स्टॉक में बड़ा रिवर्सल आ सकता है। इस लेवल से काफी पॉसिबिलिटी कि स्टॉक थोड़ा डिक्लाइन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आए, तो मेरी राय से एक एग्जिट की होगी इस लेवल पे। ओके, और JSW एनर्जी समेत इन्होंने 87 पर एक लॉट खरीदा है, 82 का भाव है इस समय, क्या करना चाहिए? देखिए क्लियरली 86 से 87 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल इसमें ब्रेक नहीं होता है ये स्टॉक में कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। 2 दिन पहले का इसका एक लो है अराउंड 81 के आसपास, तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर 81 का लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक में एक शार्प करेक्शन टुवर्ड 76-75 का तक आ सकता है। सो मेरे ख्याल से 81 के नीचे वो एग्जिट कीजिए, या फिर यहाँ से बाउंस आता है तो 85-86 के आसपास भी एग्जिट करना चाहिए इसको। ओके, चलिए ये राय JSW एनर्जी पर। अब हमारे साथ फोन लाइन पर सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोलापुर से बोल रहा हूँ सर। सोलापुर से बोल रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैंने 7950 का कॉल लिया है 5 लॉट 70 पर, निफ्टी पे। हाँ निफ्टी का, ठीक है। और लगातार गैप डाउन से मैं एसएल फॉलो नहीं कर पाया। जी हाँ, बाजार ने इस हफ्ते जिस तरह से गिरावट दिखाई है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दरअसल, लेकिन चलिए पूछते हैं। हाँ सर, इस पर मुझे राय चाहिए, एवरेज कर सकता हूँ या फिर निकाल दूँ सर? बिल्कुल एवरेज करना चाहिए क्या समित, या आपको लगता है कि 7540 के जो रीसेंट 52 वीक्स लो थे और पिछले साल के लोज थे वहां तक आ सकता है बाजार? कैसे अप्रोच करेंगे? काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है हमारे दर्शक। देखिए हेमंत, 7700 के आसपास अच्छा सपोर्ट था निफ्टी को, वो आज ओपनिंग में ही वो लेवल ब्रेक हुआ है, तो जब तक अभी आज के हाई ब्रेक नहीं होते हैं निफ्टी में कुछ रिकवरी नहीं आएगी। मोमेंटम क्लियरली नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है 16200 का, तो जितना ये लेवल्स के नीचे रहता है इंडेक्स उतना ही उसमें वीकनेस आएगा। तो अगर इंडेक्सेस पे कोई व्यू रखना चाहिए तो मेरे ख्याल से फिलहाल ज्यादा लॉन्ग साइड पे नहीं रहना चाहिए। अभी इन्होंने इतने ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है, ऐड मत कीजिए, बट देखिए अभी अगर 76 का लेवल ऊपर टूटता है तो ही कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज बाइंग साइड पे फिलहाल तो नहीं रहना चाहिए। चलिए फिलहाल एवरेज करने का ये शायद सही समय नहीं है, अभी एवरेज ना करें इस ट्रेड पर, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। इसी बीच बाजार पर एक बार नजर डालते हैं। कुछ देर पहले हमने 400 पॉइंट की गिरावट देखी थी, अब गिरावट थोड़ी घटी है लेकिन आपको खास बड़ी रिकवरी भी नहीं देखने को मिल रही है। अभी भी देखिए 375 अंक नीचे ही सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, 25,000 के थोड़ा सा ऊपर जरूर आया, कुछ देर पहले 25,000 के नीचे ही पहुंचा था। और निफ्टी भी देखिए 7625 के आसपास ट्रेड करता हुआ 115 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स की हालत आज ज्यादा खराब है, पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी देखने को मिली थी, 2% नीचे ये सूचकांक इस समय ट्रेड कर रहा है। अब हमारे साथ संकेत जुड़ चुके हैं, नासिक से संकेत ने फोन किया है। बताइए संकेत, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, 480 का कॉल बेचा मैंने 14 रुपए से, रिलायंस कैपिटल का। ओके, रिलायंस कैपिटल का आपने कॉल और बेचा। 460 का भी बेचा सर 5 रुपए से। 460 का भी कॉल आपने बेचा है। चलिए देखते हैं इस समय रिलायंस कैपिटल कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 480 का कॉल देखिए 5 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये पर आपने ये बेचा था। बताइए अमित, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि 7620 निफ्टी फ्यूचर्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 7610 निफ्टी स्पॉट में अगर यहाँ से पुल बैक आती है तो उनके गेन्स थोड़े इरोड हो सकते हैं। तो मेरी राय है कि नेक्स्ट जो पोजीशन है आपको 7620 के नीचे बनाना चाहिए। तो रिलायंस कैपिटल में भी आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ी देर साइड में आप बैठ सकते हैं। चलिए, मुनाफा हो रहा है, इस मुनाफे को वसूल करिए संकेत जी, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर फिर से नोट करिए, 1800209789 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें फोन करिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए। रिकवरी की कोशिश थोड़ा सा बाजार कर रहा है, लेकिन अभी भी देखिए दबाव ही देखने को मिल रहा है, कुछ
खास बड़ा बदलाव नहीं है। भारती, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज़रूर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और इनको छोड़ दीजिए तो आप निफ्टी में बाकी के शेयरों में गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो करीब करीब 45 शेयर नीचे हैं, 5 शेयर हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ये तो हाल है निफ्टी का, और एफएनओ में भी काफ़ी कमज़ोरी भरा ट्रेड हो रहा है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अमित से पूछते हैं कि इस समय अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो किस में होगा। अमित, मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, आप कह रहे हैं टीसीएस में खरीदारी करनी चाहिए, अगले हफ्ते अर्निंग सीजन की शुरुआत भी है। टीसीएस कौन से लेवल्स पर खरीदना चाहिए, किस तरह के टारगेट्स रखने चाहिए? देखिए, टीसीएस में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है अराउंड 2300 टू 2350 के जोन पे। तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो भी स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपको 2450 टू 2460 के स्तर दिखाएं। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि अगर ये इस लेवल पे भी आप टीसीएस में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आपकी अवधि काफी शॉर्ट टर्म की है तो 2300 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 2450 हम लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर रिजल्ट्स। ओके, तो टीसीएस खरीदिए। कुछ देर पहले ओबीसी में बिकवाली की राय भी अमित ने दी थी, एक और पिक है इनकी, वो थोड़ी देर में उनसे पूछेंगे। लेकिन मुंबई से सैयद साहब ने हमें फ़ोन किया है। नमस्कार सर, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, भैया मेरे पास 3 लॉट है, 3 एक्सिस बैंक का है 475 में, आईसीआईसी है 463 में, और अपना एसबीआई है 245 में। ये शॉर्ट साइड की हैं या लॉन्ग? बाय, सब बाय चल रहा है सर। बाय है, आपने खरीदारी करी है बैंकों में। अभी क्या करना चाहिए, तो बहुत टेंशन में हो। बिल्कुल, और बैंकों ने बेहद कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया है। एसबीआई ने तो आज फिर 52 वीक्स लो लगाया है। समित, बैंक्स में रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। आप देखिए हर रोज़ गिर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। इनमें क्या राय रखते हैं आप? सबसे पहले एक्सिस बैंक बताइए, 475 में इन्होंने खरीदा, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए इनको इस ट्रेड पे? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग स्पेस ही वीकेस्ट है। निफ्टी को जो 7950 से हमने जो अभी करेक्शन देखा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का ही है। यहाँ पे अभी एक्सिस बैंक में इतने भारी गिरावट के बाद कोई स्टॉप लॉस इनके ट्रेड को देना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अभी फिलहाल तो अगर ऐसा कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, बिफोर 415 से लेके 410 का एक क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है। तो जब तक ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 415 से लेके 410 ये सपोर्ट के ऊपर ही रहता है, तब तक ठीक है। इसमें एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है जो फिलहाल लग नहीं रहा है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको मैं एग्जिट भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड हो गए अभी सारे बैंकिंग स्टॉक्स। तो उनको थोड़ा अभी टाइम वाइज पेन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये 410 के आसपास अगर ये स्टेबल होता है तो ही इसमें बने रहने की सलाह होगी। ओके, और एसबीआई पर क्या राय है? और ये बताइए कि एवरेज करना सही रणनीति होगा इस बाजार में इस समय, या आपको लगता है कि एवरेज नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से फिलहाल एवरेज नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक्स को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। जो अभी मैंने जैसे मेंशन, एक सपोर्ट जोन मैंने मेंशन किया, अगर उसके आसपास एक्सिस बैंक का ही सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो वो सोच सकते हैं एवरेज करने का। बट ज्यादा बड़ी अभी मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके कॉस्ट से नियरली 10% नीचे चल रहा है। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है अराउंड 210 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो जब तक ये एसबीआई 210 से लेके 205 के रेंज में ट्रेड होता है, तब तक एक माइनर बाउंस बैक की तो हम पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम व्यू होगा। अब एक्सिस जैसा ही स्टॉक्स को फिलहाल सपोर्ट लेने दीजिए उनके सपोर्ट मेजर लेवल्स के आसपास। वहां पे अगर स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं तो ही पोजीशन ऐड कीजिए, अदरवाइज जो पोजीशन है उसमें ही बने रहने की सलाह होगी। ओके, तो यहाँ पर ये रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक पर ये तो बड़ा अंडर परफॉर्मर है, पिछले साल का भी और साल की शुरुआत भी इसने कमजोरी के साथ ही की है। यस, सिमिलर टू एक्सिस बैंक, थोड़ा आईसीआईसीआई में भी लो लेवल्स के हम देख सकते हैं। अराउंड 235 से लेके 232 का सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग। तो अभी मेरे ख्याल से जो लेवल पे इन्होंने बाय किए हुए ये सब स्टॉक्स, वहां से एक अच्छे खासे गिर चुके हैं स्टॉक। तो यहाँ पे फिलहाल एग्जिट करना या कोई भी स्टॉप लॉस देना काफी डिफिकल्ट होगा। 230 से लेके 235 का आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है। इनको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आईसीआईसीआई यहाँ पे स्टेबल होता है कि नहीं। ओके, चलिए, तो ये रहा इन बैंकों पर। लेकिन आप बाजार पर नज़र डालिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट कर आ रही है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 25,000 का इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा था। सेंसेक्स ने 24,900
90 तक ये गया था और उसके बाद से देखिए थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब करीब 100 पॉइंट का सुधार है इस समय सेंसेक्स में। और देखते हैं कौन से वो शेयर हैं जहां पर रिकवरी आ रही है। सन फार्मा पर नजर रखिए, ये शेयर तेजी से अब ऊपर की तरफ आ रहा है, कोशिश करेगा ये लाल निशान से हरे निशान में आने के लिए। कोल इंडिया लाल निशान से हरे निशान में आ गया है, 15 मिनट पहले ये लाल निशान में ट्रेड कर रहा था। और भारती जैसे शेयरों में मजबूती बरकरार है। ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जो थोड़ा सा सपोर्ट देने के काम कर रहे हैं इस समय बाजार को, लेकिन अभी भी दबाव भरपूर है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो करीब 15-20 मिनट पहले हमने आपको बताया था, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 9 गिरने वाले शेयर थे, इसमें थोड़ा सा ही सुधार हुआ है, अब 7 गिरने वाले शेयर बचे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है इस समय इक्विटी मार्केट, लेकिन करेंसी मार्केट पर भी नजर रखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज सुबह हमने देखा था रुपए में स्टेबिलिटी लौट कर आई थी, इतना तेज नहीं गिरा था, लेकिन इस समय वापस देखिए अब रुपया कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा है। आज 66.94 का लेवल हमने देखा था कमज़ोरी में और अभी 66.91 पर है। तो देखना होगा रुपया यहाँ से और कमज़ोर होता है या फिर सुधर जाता है। आज खबरें ये भी आई थी कि आरबीआई ने इंटरवीन किया है, रुपए की कमज़ोरी को थामने की कोशिश की है। 67 का लेवल नहीं देखा आज हमने रुपए पर। देखना होगा कि आज जब सेलिंग आती है एफआईएस की तरफ से तो क्या होता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समित चौहान भी हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। लेकिन अमित बताइए, ऑप्शंस में निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, निफ्टी में ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसलिए हम लोग जो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं उसमें आप 7500 का निफ्टी का पुट बेचे और साथ में 7700 का कॉल बेचे। ये स्ट्रेटेजी से आपको अराउंड 150 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि मार्केट की जो शॉर्ट टर्म में दायरा है वो अराउंड 7850 एंड 7500 ऑन लोअर साइड ही बनता है। और अगर मार्केट में उछाल भी आता है तो जो इंडिया वीक्स है जैसे वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें काफी गिरावट आएगी, तो आपको तो भी जो प्रीमियम्स है ऑप्शंस के वो बढ़ेंगे नहीं मार्केट के रैली होने के बावजूद। तो इसी कारण जो स्ट्रेटेजी हम दे रहे हैं, जो 150 आपको मिलेंगे प्रीमियम्स, ये दोनों ऑप्शंस राइड करके अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो इसका जो अमाउंट है वो घट के अराउंड 75 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी काफी अच्छा बनता है इस मार्केट में, क्योंकि ज्यादा डाउनसाइड मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मार्केट में उछाल भी आता है तो कोई कॉल ऑप्शंस के भाव नहीं बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय निफ्टी में ऑप्शंस की रणनीति। लेकिन अब हमारे साथ सागर जुड़ चुके हैं, नासिक से सागर ने फोन किया है। बताइए सागर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर बाइंग है मेरा 384 रुपीज में 2 लॉट। ओके, कब खरीदा आपने? शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया था। उन्होंने 2 लॉट खरीदे हैं 384 रुपीज में टाटा मोटर के, और अभी देखते हैं क्या भाव ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर में हमने देखा था आज दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा था, और देखिए 352 का भाव है टाटा मोटर का इस समय। बताइए समित, कैसे अप्रोच करना चाहिए इनको इस पोजीशन पे? देखिए, टाटा मोटर्स के अगर हम करंट ट्रेंड देखें तो वो क्लियरली निगेटिव साइड पे है, बट अगर हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखें तो अराउंड 340 से लेके 335 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी ये इसके सपोर्ट के थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा और करेक्शन 340 तक आ सकता है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं टाटा मोटर्स को। सो मेरे ख्याल से फिलहाल ये लेवल पे तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी डाउनसाइड रिस्क यहाँ से 10 से 12 रुपए का ही है। 337 का एक ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, काफी बड़ा होगा उनके पोजीशन को देख के, बट कहीं ना कहीं अगर ये टाटा मोटर्स 340 के आसपास स्टेबल होता है तो इसमें हम अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा टाटा मोटर्स पर। लेकिन वक्त हो गया हमारे दोनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। अमित, सुमित, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद पूछे गए सवालों पर सलाह देंगे हमारे एक्सपर्ट मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज।